Assalamu alaikum, namaste, and sat sri akal, and good evening to all the viewers who are watching me on Gimme TV all over the world. और आपको पता ही है कि हम गिमी टीवी जो है वो शोज आपके लिए लेके आ रहा है। बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट जहाँ जहाँ भी दुनिया में आप बैठे हैं, आप अपनी चॉइसेस हमें मैसेंजर पे भेजते हैं। फिर हमारी टीम उस चॉइसेस की लिस्ट बनाती है और फिर हम आपकी चॉइसेस के मुताबिक उसके एक पूरा हमने होमवर्क किया होता है और टीम फिर सारा कोऑर्डिनेशन करती है कि किस किस फील्ड से हम लोग लेके आएंगे। तो आज आपको वैसे तो मैं अक्सर कहती हूँ कि तकरीबन हर शो ही जो है वो हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे फैंस के लिए, गिमी टीवी से मोहब्बत करने वालों के लिए एक ट्रीट ही है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन इस गिमी टीवी चैनल की इतनी हाई है कि हमें सारे ही जो हमारे हीरोज हैं, जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, जिनकी सर्विसेज सोसाइटीज के लिए ही पॉजिटिव हैं और वो आजकल जो करंट सिचुएशन है उसमें रह के भी अपनी जो है सर्विसेज ह्यूमैनिटी के लिए दे रही हैं, वो हमें हम उन्हीं को हमारी प्रायोरिटी होती है। तो फ़नून लतीफ़ा के हिसाब में और फ़नून लतीफ़ा का जब फील्ड होता है जिसमें म्यूजिक आ जाता है, सुर ताल आ जाता है, सिंगिंग, रक्स की भी जज्बात जो होते हैं, ये बेसिकली तो एक अपने जज्बात को लतीफ और खूबसूरत शक्ल से एक्सप्रेशन का एक जरिया है। क्लासिकल रक्स की बात की जाए तो ये आपके अज़ा की, ये आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, इनकी शायरी है। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ कि ये शायरी है। जिस तरह से कोई कोई जो है वो अपने वर्ड्स के साथ शेर कहता है, इसी तरह क्लासिकल रफ जो होता है उसमें फिंगर्स, उसमें ये रुख, उसमें आपके गर्दन के, उसमें आपके आबरू के और जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। अहले फन के नजदीक रक्स जो है बेसिकली ये ब्रेन और बॉडी, इसकी एक इम्तजाज, हम आहंगी कहना चाहिए। तो ये ऐसे ही है और मैं ख़वातीन हज़रात, मैं खुद भी इस बात को मेरा बिलीफ है, मतलब मैं मानती इस बात को, मानती नहीं, मेरा इस पे फेथ है और दुनिया की हर तहजीब में ये होता रहा है। अब आप कहेंगे कि ये आज शगुफ्ता कौन सी ये बातें लेके बैठ गई और क्या बात कर रही हैं। आपके लिए ट्रीट ये है कि हमने एक दुनिया में माना, जाना, पहचाना, मोहब्बत भरा नाम, एक ऐसा नाम है जो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हमारे साथ हैं वो, और उनका नाम ही उनकी पहचान है और वो हैं निगत चौधरी। और निगत जी, आपको मैं वेलकम कहती हूँ, आपको मैं सल्यूट करती हूँ, आपको मैं शुक्रिया और रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे टाइम दिया। और मैं इतनी लकी हूँ, इतनी मैं ब्लेस्ड हूँ। आप यकीन कीजिए कि बड़े ही दिनों से दिल था कि आपके साथ शो करूं, फिर वो कुछ ऐसा सिलसिला हो गया और जैसे ही आपसे बात हुई तो हमारे नाजरीन जानते हैं कि आप लाहौर में पैदा हुई, हमारे नाजरीन जानते हैं कि आपने अपना ट्रेनिंग और जो वहाँ पे किया, लेकिन उसके बाद आपका जर्नी लंदन से स्टार्ट होता है और ये जर्नी जो है वो 3 डेकेड्स तक, अगर मैं गलत नहीं, आप मुझे करेक्ट करें, मेरे अपनी रिसर्च के जी मुताबिक बिल्कुल 3 डेकेड्स पे मुहित है। और और आपने इतनी छोटी उम्र से वो अपना जर्नी स्टार्ट किया और फिर आप किस तरह से नाहिद सिद्दीकी को मिली और फिर आपने कथक परफॉर्मेंस शुरू कर ली। और मुझे बहुत प्यारी एक बात जो मैंने आपके बारे में पढ़ी कि आई डांस टू बी मी, आई डांस टू बी फ्री, with dance I found myself and within myself I found God। ये आपने बात कही and I noted it down and I quoted for my audience। तो इतना प्यारा जर्नी, अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप से फ्री हो जाना और फिर एक मिस्टिक चीज है जो फिर आपका उस जात से लगाव हो जाना। और कहने को ये
कथा है, कहानी है, तो आप प्लीज बताइए कि ये किस तरह से। और अभी भी आप इतनी यंग हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी आप खूबसूरत हैं कि बंदे को यकीन नहीं आता कि 3 decades पे आपने इतना काम। Thank you so much. Thank you for coming, for joining us. Thank you. I'm really grateful. I'm really honored to be interviewed on Gimme TV and Shugufta ji, आप मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझसे राब्ता किया और इस तरह से मैं पहली दफा अपना जूम का इंटरव्यू दे रही हूँ. दिस इज माय फर्स्ट टाइम. अरे मेरा कोई एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. मुझे अब जूम से मैं वाकफियत है मगर मैं आपको पहले इंटरव्यू दे रही हूँ. thank मगर जरूर ये आपने काफी मेरे बारे में रिसर्च किया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब ऐसे शख्स से गुफ्तगू हो जो थोड़ी सी बैकग्राउंड जानता हो, जरा एक इंटेलिजेंट अप्रोच हो ना इंटरव्यू में, तो फिर हमें गुंजाइश मिलता है कि हम फिर वापस उन बातों में ना जाए जो लोग जानते हैं. मेरे ख्याल में ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये सफर जरूर मेरे 5 साल की उम्र से स्टार्ट हुआ एक स्कूल में, मेरे एक जूनियर स्कूल, एक इन्फेंट स्कूल में, जहाँ पे मुझे रक्स का तो शौक था. मगर जैसे रक्स होता गया और मैं रक्स करती गई, मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैंने कोई डिसाइड किया या कार्व आउट किया पाथ अपना कि मैंने ऐसे ही जाना. ये होता गया. मुझे ऐसे लगता है कि रक्स ने मुझे चुना कि तुमने ये करना. हाँ, मतलब इट वाजंट लाइक आई चोज इट. मुझे लगता है कि रक्स ने मुझे चुना. और इसी रक्स के रास्ते में ना बैले से कथक, देखो ना, बैले से मॉडर्न डांस, बैले, फिर मेरी टर्न ओवर टू कथक. अब कथक एक सोलो फॉर्म है, आप अकेले उसको करते हैं, फिर उसके बाद आप जाके ग्रुप्स में करने लगते हैं. वैसे तो ट्रेनिंग सोलो फॉर्म का. अब देखिए ना, अगर आप एक सूफी बुजुर्गों को देखें या हमारे जितने सूफी कराम को देखें, वो अकेले होते हैं. वो अकेले अपना मश्क कर रहे होते, अपनी मंजिलें कर रहे होते, गार में बैठे होते, दुनिया से दूर, फिर दुनिया के बीच में भी बैठते. इसी तरह कथक में या कोई भी हमारे साउथ एशियन आर्ट फॉर्म्स में मुझे महसूस होता कि वो जो अकेलापन था, अकेले प्रयास करना है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, कभी कभी सारे दिन आप सुबह भी करे फिर शाम को करे, वो जो अकेले के साथ रिश्ता बुना गया, वो अकेले के साथ जो कनेक्शन होता गया, वो ना गिरे खुलने शुरू हो गए. जो आपके, क्योंकि पहले आप अंदर, अपने अंदर से कनेक्ट होना होता. तो अगर आप, सबसे पहला तो सबसे फर्स्ट बात यह है कि आपको सिखाया जाता है अपने आप के साथ रिश्ता बनाना. एग्जैक्टली. दूसरी बात, अकेले रहना. अकेले रहना क्योंकि आप है, आपका रियाज है, आपकी घुंघरू है, आपकी इंस्ट्रूमेंट है, आपकी घुंघरू आपके साउंड का इंस्ट्रूमेंट है. फिर वो एक मेट्रोनोम की तरह आपका उसके साथ कनेक्शन उस साउंड के साथ, जैसे साउंड थेरेपी होती है ना, तो अब वो साउंड जो है ना, वो आपको अंदर से खोलता है. आपको ना चीजें नजर आने लगती, आपको अंदर की अपनी चीजें ऊपर आती. कई बार रियाज में रोक भी पड़ती थी, कोई चीज सामने आ जाती थी, मगर एनर्जी मूव्स, ये जो है ना इन मोशन. तो जब आपकी अंदर का देखो ना, पानी है, हम 70% पानी है अंदर, तो वो उसका जो है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे, पैर का प्रैक्टिस, तो आप ना उस पानी को भी हिला रहे, तो उस पानी को आप हर वक्त रीजेनरेट करते जा रहे, और सेल्स रीजेनरेट हो रहे. तो पुरानी चीज निकलते नई चीज बनती जाती है. सालों का मश्क होता, सालों का रियाज होता. तो फिर जिस वक्त आपने स्टार्ट किया और जिस वक्त आप कहीं पे पहुंच जाते, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हो. एग्जैक्टली. और ये मेरे ख्याल, मैंने पहली दफा इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया क्योंकि मुझे अब जाके समझ आई कि सफर क्या था. अगर मैं रूहानियत की तरफ गई तो मेरी रूहानी जो लताइफ है वो इस रक्स के जरिए खुले, वो मुझ पे खुले, मेरे अंदर के सवाल खुल गए. मुझे ऐसे लगा क्योंकि आई बिलीव गॉड इज इनफ. मतलब अगर अल्लाह है, सब कुछ ही अल्लाह है, अल्लाह इज नूर, एवरीथिंग हैज नूर, हर चीज में नूर है. तो वो जो नूर हम में फूका, हर इंसान में, वो आपको जोड़ता है उस मालिक से, जो सॉस एनर्जी है, जिसको हम कह सकते हैं, अगर मैं कोई नाम ना दूं को, ये सॉस एनर्जी है, वो सॉस एनर्जी हमारे अंदर है, तो वो खुल जाता है. तो फिर आई फील कि मुझे अगर गॉड का कनेक्शन मिला, तो मैं
ये समझ की वजह से मिला, हाँ। you know, so that's basically how it's been for me. मैं तभी ना जब आपके बारे में काफी मैंने रिसर्च की, क्योंकि मुझे एक्चुअली अपने गेस्ट के साथ मुझे मजा ही नहीं आता, मेरा एक कनेक्शन डेवलप ही नहीं होता जब तक मैंने उसके लिए पूरा होमवर्क ना किया। और फिर वो मेरा अपना एक पैशन बन जाता है, वो मेरा जो गेस्ट होता है। आप यकीन कीजिए, मैंने जब आपका वो पढ़ती गई, कर रही थी सब कुछ, आप हैरान होंगे ये देखिए कि मैंने कितना ज्यादा मैंने सारा का सारा किया हुआ था। Wow, I'm और impressed. ये तो लेकिन Amazing. जब मैंने ये पढ़ा ना कि आई फाउंड माई सेल्फ एंड विद इन माई सेल्फ आई फाउंड गॉड, मुझे आपके पूरे जर्नी की समझ आ गई और मुझे एक कनेक्शन आपके साथ मेरा बन गया। जो आप अभी बात कर रही हैं ना कि वो जो हमने पढ़ा था पहले, और जिंदगी में बहुत सारे वक्त गुजरने के बाद हमें भी पता चला कि जी अल्लाह तो आपकी शायरक से भी करीब। वो जो आप सोर्स एनर्जी कह रही हैं विद इन आवरसेल्फ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम आते हैं आपके कथक परफॉर्मेंस की तरफ, या इस तरह एक और बात, शुगुफ्ता, सॉरी मैं कथक अलमाफ में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना, तो ये असल में ये सफर था। हाँ। जी। अभी तो आपका माशाल्लाह जर्नी बहुत माशाल्लाह कामयाब, आपका नाम पूरी दुनिया में, आपका मालिक का पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप एक लिविंग लेजेंड है कथक परफॉर्मेंस में। मैं इसमें कहने में आ नहीं समझती, क्योंकि यू आर, और कहीं भी पूरी दुनिया में आपका नाम है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दूसरे कंट्रीज में भी, हर जगह पे। आप मुझे ये बताइए कि इस जर्नी को अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक करें, तो स्टार्ट करने में और फिर एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे आई मस्ट से कि बहुत सप्रेशन है, बहुत ज्यादा टैबूज हैं, बहुत ज्यादा और चीजें हैं, तो वहां पे आके आपको इस जर्नी में, और जिस तरह अभी आप खुद बहुत आपका एक आप ट्रेंड कर रही हैं आगे इस फील्ड को, तो जो आपको कुछ थोड़ी मुश्किलात हुई उस टाइम में और अब के टाइम में क्या आप फर्क देख रही हैं? कोई डिफरेंस नजर आया आपको? बहुत ज्यादा, मतलब कि व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, मैं 83 में वापस, 82 में, 82 83 में, क्योंकि मैं गई फिर वापस दोबारा, फिर मैं यहीं रहने गई। तो आप देखिए उस वक्त मार्शल लॉ था, डांस बैन था, और रक्स पे एनओसीज डाल दी गई, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से, और औरतों को ज़ियल हक का जमाना था जी जी, और दुपट्टे आ गए और सारे एकदम से हम बहुत ज्यादा, मतलब ज़ाहिरी तौर पे बहुत इस्लामिक हो गए। ठीक है, ऑलरेडी तो थे, मतलब ये तो अंदर की अल्लाह का आपका रिश्ता अंदर से होता है, ज़ाहिरी तौर पे एकदम से हम पे थोप दी गई थी, आपने दिखाना क्या इस्लामिक है। तो रक्स को भी बैन कर दिया, औरतों के दुपट्टे आ गए, हम टीवी पे नहीं आ सकते, हम स्टेज पे नहीं आ सकते। तो जब मैं वापस आई थी तो मैं एक वेस्टर्न सोसाइटी से आई थी, तो मेरे लिए ये देखना इट वाज अ शॉक कि अच्छा, मतलब व्हाई दिस इज सच अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, इतना खूबसूरत है, इतना पाकीज़गी है इसके अंदर, हमारे कॉस्ट्यूम्स बाजू यहाँ तक है, गले यहाँ तक है, दुपट्टे पे, आदाब हम ये कोई न्यूडिटी नहीं है उसमें, हमारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक दैट वाज अ बिग शॉक फॉर मी। और फिर जब ये जमाना खत्म हुआ, मतलब फिर भी हम करते रहे, मगर जैसे कि हम कभी फ्रेंच कल्चरल सेंटर में, कभी जर्मन कल्चरल सेंटर में, कभी ब्रिटिश काउंसिल में, ये जमीनों पे हमें हिफाजत भी मिली परफॉर्म करने के लिए, और सराहा भी गया, और हमें मतलब परफॉर्मेंस करने का आउटलेट भी मिला, और हमने इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करके अपने फन को जिंदा रखा। फिर आई थिंक उसके बाद जब बेनजीर भुट्टो का जमाना आया, पीपल्स पार्टी शी केम इनटू पावर, तो बीच में इंडिया चली गई थी, क्योंकि मुझे ना 87 में मुझे स्कॉलरशिप मिला इंडिया जाने के लिए, और वैसे भी मैं कथक केंद्र ज्वाइन करना चाहती जो दिल्ली में है, और
पंडित दुर्गालाल जी से मैंने तालीम पाई वहाँ पे। बट मुझे फील होता था कि पाकिस्तान में अब मेरे लिए रक्स के हवाले से सिखाने वाला जितना कोई नहीं है। सीख हाँ, सकती थी, सिखाने वाला नहीं था आगे ले जाने के लिए, और जी, मुझे बहुत गैप्स लगते थे अपनी अपनी सीखने में। मुझे राइट, लगता था कि मुझे उस जमीन में जाना चाहिए जहाँ इसको इसकी इज्जत है, जहाँ इसकी एक परस्तिश है, जहाँ इसको मतलब इसकी पूरी सिलेबस मुझे मिलेगा। एग्जैक्टली, मुझे ना वो छोटी-छोटी मुझे मुसलमानों का एस्पेक्ट मिल रहा था, मगर और भी बहुत सारी बातें हैं। हाँ, सब मतलब चीजें इसकी होती हैं। फूड, ठीक है ना, क्योंकि कदीमी रक्स है, हाँ, 2000 साल पुराना है। तो बिल्कुल, वो 2000 साल पुराना जो रक्स है वो क्या था? हाँ, मतलब अगर वंदना, अगर हिंदुओं का एक देवताओं के ऊपर था, तो एक माइथोलॉजी है जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है। तो वो एग्जैक्टली, पूरा एक साइंस है, वो पूरा एक सिस्टम है, वो पूरी एक समझ है, एक फिलॉसफी है। मैं उसको समझना चाहती थी। फिर बहुत सारी और टेक्निकल बातें थी। तो आई लिव्ड इन इंडिया फॉर नियरली 8 इयर्स, 7 to 8 इयर्स। और ओ, मैंने अपनी तालीम, मेरे गुरु का इंतकाल हो गया था, फिर उसके बाद उनकी जो सीनियर स्टूडेंट थी उमा डोगरा जी, मैंने उनके साथ फिर उनकी तालीम कंप्लीट करने की कोशिश की और काफी की, फिर मैं वापस आ गई पाकिस्तान। तो काफी तब्दील हो चुका। बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट आ गई थी, यहाँ पे परफॉर्मेंसेस खुल गए हैं, हम लोग परफॉर्म करना, मतलब कि ओपनली परफॉर्म कर रहे थे। एफटीसी में परफॉर्मेंस की, यहाँ अलहमरा में परफॉर्मेंसेस कर रहे थे, मतलब एवरीथिंग ओपन अप। तो एक तो ये डिफरेंस था। हाँ, और मुझे लगता था कि, बल्कि मुझे लगता है कि जिया के जमाने में हम लोग बहुत ज्यादा रेडिकल भी हो गए थे। हमने ना मुझे याद है कि उस जमाने में जैसे मैंने फैसला को उठाया, हम देखेंगे लाजिम है, हाँ, उस पे हमने भी क्लास किया। किया, हम फिर देखते बहुत सारी हैं, बोल के लाबाजात वो हमने किया, हाँ, बहुत सारे, मैं नहीं मानता हबीब जालिब की शायरी को लेके कर रहे थे। तो वी बिकेम मोर रेडिकल, वी रियली वांटेड टू, मतलब मुझे लगता था कि मुझे ये सहारा चाहिए, ये मेरा रक्स का पहलू थोड़ा चेंज भी हुआ। ओ, तो जब मैं इंडिया गई, तो जब मैं वापस आई ना, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग अमेलगमेशन होना शुरू हुआ कि यू नो द दिस हमारी शायरी और हमारे शायरों की थॉट प्रोसेस और मेरी जो हिंदुस्तान का थॉट प्रोसेस में एक यूनिक किस्म का पहचान या आइडेंटिफिकेशन बनना शुरू हुआ। क्योंकि मेरे रक्स में आपको वो टिपिकल भी नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली, आपको एक रेडिकल एक्सप्रेशन भी मिलेगा, क्योंकि हम सप्रेस्ड रहे हैं और एक माशरे में रह रहे हैं जहाँ सप्रेस अभी भी हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि अभी, हाँ अभी भी सप्रेस्ड है। आई वोंट से कि उस तरह से था जैसे जिया के जमाने में, मगर सप्रेस्ड इस लिहाज से कि रक्स को अच्छा नहीं समझा जाता, रक्स को बुरा समझा जाता, करने वाले को बुरा समझा जाता। जजमेंटल अप्रोच तो अभी भी है ना हमारे पाकिस्तानी बिल्कुल सोसाइटी में। बिल्कुल है, मगर उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। और मुझे लगता है जितने स्टूडेंट्स, अगर मैं बाहर के मुल्क में जाती हूँ, मैं अमेरिका सेटल होती, या मैं कहीं और, या मैं इंडिया में रह जाती क्योंकि मेरे हम्म, पास ब्रिटिश पासपोर्ट, तो शायद अगर मैं वहां सिखाती हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं। मगर यहाँ पे आपको 10-15 से कभी स्टूडेंट्स भी नहीं मिलते हैं, हाँ, क्योंकि वो सीखने का अमल जो है ना, वो एक हॉबी की शक्ल में है। एग्जैक्टली, परफॉर्मर नहीं बनते, आगे परफॉर्मेंस नहीं बनते हैं, उनको उनके पेरेंट्स उनकी इजाजत नहीं देते हैं, चाहे वो कितने भी लिबरल हो। मगर नहीं नहीं नहीं, रक्स का प्रोफेशन नहीं। हाँ, हालांकि आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन डांस फ्रॉम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से, डांस पेडागोजी में की मैंने, डांस टेक्निक में, क्योंकि उसको मैंने अपने डांस को थियराइज किया, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया रिसर्च के। और कितना भी आप पढ़ लिख जाएं, मगर फिर भी एक छाप लग जाता, डांसर है डांसर है डांसर है। हालांकि क्लासिकल डांस और डांसर क्लासिकल में बहुत डांस और फर्क है। डांस में बहुत तो फर्क आई है, थिंक लेकिन ये आप सही कह रही हैं, बिल्कुल ये, सही। हम्म, ठीक है ना, बहुत सारी मेरे ख्याल में अवेयरनेस कम है हमारे में, सिर्फ एग्जैक्ट, मैं, मगर ये है कि मुझे लगता है कि चेंजेस हैं पहले से, और पाकिस्तान में है नहीं। और अगर मैं सोचूं कि अच्छा मुझे बहुत कम, आप उंगलियां में गिन सकते हैं, आपके क्लासिकल डांसेस 5-6 से ज्यादा है ही नहीं। तो अगर हम छोड़ दें पाकिस्तान को, और हम, मतलब मेरे पास, आई कैन, मैं बाई चॉइस से दूं कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट, मैं लंदन भी वापस आ सकती हूँ, मगर मुझे लगता है कि मेरा पर्पस इधर है, मुझे यहाँ देना है। अब आजकल मैं किताब पे काम कर रही, ट्रिब्यूट टू द क्लासिकल डांसेस ऑफ पाकिस्तान, वाह, बाइलिंगुअल लिख रही हूँ, उर्दू और इंग्लिश में। फिर मेरा फाउंडेशन, निगर चौधरी फाउंडेशन मैंने बनाया, उस पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, डांस, फोक डांसेस के हवाले से
अच्छे क्लासिकल डांसिंग के हवाले से, लोगों के डांसेस के, क्लासिकल डांसेस के प्रोफाइल्स, मतलब कि आई एम आल्सो स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, जिसमें हम सी पाकिस्तान के नाम से स्टार्ट करें। उसमें डांस पाकिस्तान भी है, उसमें ट्रैवल पाकिस्तान में भी है, उसमें हिस्ट्री पाकिस्तान भी है। तो उस पे अभी वीडियोस बन रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं बड़े क्लासिक, हम पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कल्चरल एंड हिस्टोरिकली इन हर लिहाज से। तो मुझे लगता है कि ये काम मैं यहाँ बैठ के कर सकती, मैं लंदन में बैठ के मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ सकती। यू हैव टू पुट योर फिंगर इन एंड गेट बर्न टू नो कि कितना उस पे मरहम लगाने की जरूरत है, जिसमें एक फन को फैलाने की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। उसको हो सकता है मेरी लाइफ टाइम पे ना हो, मगर एक तो मैं लगा के जाऊं। आप कितना बड़ा काम कर रही हैं। आप देखें कि मजे की बात ये होती है, और सर्विस टू ह्यूमन बीइंग्स, और उस आर्ट फॉर्म के लिए जो आप सर्विस कर रही हैं, दैट इज अमेजिंग। क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इधर भी आ सकते हैं। हम जैसे इंग्लैंड बैठे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास रेड पासपोर्ट है, आप जब चाहें। लेकिन आप सर्विस उधर दे रही हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये इतनी बड़ी सर्विस है आपकी, सीमा कुमारी की। मतलब आप लोग इस तरह से कि ये फन, ये आर्ट फॉर्म जो है, ये इसको आप जिंदा रखे हुए हैं। और ये जो आपने अभी बताया है कि चौधरी फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ जो आप चौधरी फाउंडेशन, हाँ, चौधरी फाउंडेशन के साथ, तो ये तो कमाल का है। क्योंकि देखें, अगर आपको अभी 15-20 स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो आप जो चिराग जला रही हैं, और अल्लाह आपको बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन चलें, हम लोगों ने जाना ही है ना। फिर भी ये जो आगे चिराग से चिराग, इन 15 से अगर ग्रेजुअली 20 से आगे 25, 30, 50 ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, तो आप देखें कि वो उसकी जो वही बात कि उसकी बेस तो आप बना रही है ना। तो ये पहले तो मैं इस चीज को सल्यूट करूंगी, कमाल की बात है। और इसके साथ अगर मैं, क्योंकि मेरा खुद बहुत इंटरेस्ट है ये इस कथक डांस के लिए, तो मैं जानना चाहूंगी, मैंने पढ़ा है ये सारा कि इसमें फारसी रस्म रवाज भी झलकते हैं, और इस रक्स के कुछ घराने हैं, 1, 2, 3 घराने हैं। तो जयपुरी, लखनवी और बनारसी घराना है। तो इसका थोड़ा सा नो हाउ दें आप जरा, ऐसे सब लोग जो कि मेरी तरह शौकीन हैं और ऐसे नॉलेज को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए जरा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे पहले तो मेरे ख्याल जयपुर घराना था। असल में ना कथक की तारीख को अगर देखा जाए, तो कथक का जो रंग अब आपको मिलता है, ये मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन से हुआ। 16वीं सदी मुसलमान का जो बादशाह था, ये दरबार एस्टैब्लिश हुआ, उससे पहले ये रास लीला था, ये एक कहानी बताने वाला फॉर्म था, ये बल्कि एक फोक डांस था। ये पहला शक्ल कथक का फोक डांस था। फिर उसके बाद ये बना है भक्ति मूवमेंट, ये जैसे सूफी मूवमेंट था। तो हाँ, भक्ति जो एक उसमें आगे मंदिरों में आ गया था। फिर जितने श्लोक होते थे, फिर वो उसी कथाएं के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, कहानियों के थ्रू वो एजुकेट करते थे, और फिर आगाही देते थे लोगों को। जो गांव के लोग थे वो एक दूसरे गांव से जाते थे, फिर मंदिरों में जाते थे। जब 16वीं सदी में बादशाह आ गए थे, 16वीं सदी से 18वीं सदी तक मुगलों का बहुत बड़ा राज रहा, ठीक है। तो फिर ये सारे जो कथककार, इनको कथककार कहा करते थे, ये फिर वहां जा दरबारों में चले गए। जब दरबारों में आए, तो जितने ये आपके बादशाहों के जो सेंट्रल एशिया से जितने आए थे, और ये देखें शमाल हिंदुस्तान में थे ये सब बादशाह, तो आपको ना एक अमेलगमेशन मिला कि एक टेक्निक बनना शुरू हुआ कि जो आपके पर्शियन लोगारी डांसर के जो हाथ थे वो कथक में आ गए, कॉस्ट्यूम चेंज हुआ, चोली से आपके पिशवास हो गया, आपका साज जो हजरत अमीर खुसरो 13वीं सदी में जो इजाद किया, सितार तबला, वो दरबार का साज बन गए, ये कथक का हिस्सा बन गया। उसके बाद जब ब्रिटिश आए थे, तो फिर ये थोड़ा सा डाउनफॉल में चला गया। तो ये घराने जो, जिसको हम घर की शक्ल कहेंगे, जो डांसर्स आए थे, कोई जयपुर से आया था, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, तो इन्होंने अपने
फैमिली मेंबर्स को सिखाना शुरू किया, क्योंकि गोरों ने बैन कर दिया था डांस को। ये भी गोरों ने भी बैन की, जिस तरह जिया के जमाने में बैन हो, गोरों ने इस रक्स को बैन की, उस पर पाबंदी लगा, उनको समझ नहीं आती थी। You see? लेकिन ये उसको हिस्ट्री बैन है, क्यों ये कर दिया? बैन क्यों? क्योंकि उनके गुजर जाता था वो नहीं, दिमाग के ऊपर। नहीं, उसकी वजह ये थी कि मुगलों के दरबारों में these women, ये जो कॉर्टेजान थी, या ये डांस कथक करने वाली जो आर्टिस्ट थी, तो आर्टिस्ट। वो बड़ी एम्पावर्ड थी, और वो एम्पावर्ड थी, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती थी, एजुकेटेड थी, शायरी, पोएट्री, लिटरेचर, बादशाहों के बच्चों को ट्रेन करते थे लिटरेचर में, आदाब में, उठने बैठने में, शायरी में, पॉलिटिक्स में, ये इन्वॉल्व थी। तो इनको समझ नहीं आती थी कि हमारी और विक्टोरियन प्योरिटानिकल अगर देखी तो वो तो क्रिश्चियन, अनफॉर्चुनेटली टू से दिस, बट ये फैक्ट है, हिस्ट्री का फैक्ट है कि उनको सप्रेस किया। विक्टोरियन वुमेन वो सप्रेस्ड, मुस्लिम वुमेन एंड इंडियन, साउथ एशियन, इंडियन, हिंदुस्तानी औरत एम्पावर्ड थी, वो पार्ट ऑफ द सिस्टम थी। अगर आप देवदासियों को देखें, अगर वो मंदिर के हिस्से थी तो वो एम्पावर्ड थी, वो कमाती भी थी, एम्पावर्ड भी थी, और पंडित को कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो अपने अर्निंग्स में से उसको भी देते थे, इधर बादशाह भी देते थे, और उनको सराहते भी थे, उनको यू नो दे गेव देम टाइम कि ये वजीफा लो, आप अपने आर्ट को डेवलप करें। गोरों को नहीं समझ आए, ब्रिटिश सोल्जर्स को नहीं समझ आए, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म तो इसी को कहते ना, उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया, डांस को कॉलोनाइज कर दिया, क्लासिकल डांस को, तो फिर ये घरानों में चल, फिर प्रिजर्व करने के लिए यही औरतों ने अपने बच्चों में, अपने गुरु उस्तादों ने अपने ही बच्चों को सिखाना शुरू किया। तो फिर जयपुर घराना बना, लखनऊ बना, जो लखनऊ के उस्ताद थे उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि बैन हो गया था, पैसा तो था नहीं, बिकॉज नवाबों से, बादशाहों से पैसा मिलता था। जब वो बादशाह डिसएम्पावर हुआ, नवाब डिसएम्पावर हुआ, तो पैसे नहीं था, तो वो आपस में घरों में उन्होंने इसको प्रिजर्व करना शुरू किया। तो ये घराने बने, फिर घराने बन गए। अब देखिए अच्छा, अब घराना, अब देखो ना, लखनऊ घराना मुसलमानों का खास था अंदाज, आदाब कैसे करना, दुपट्टे कैसे खींचना, गते रुखसार कैसे करना, खड़े कैसे होना, अंदाज, सारे मुगलों के अंदाज के स्टांसेस और पोस्चर्स कथक में आ गए। मैनरिज्म, जयपुर, ऑल द मैनरिज्म जो है, बिल्कुल पूरे अदब अदाब लखनऊ घराने में आ गए। ठुमरी जो वाजिद अली शाह ने 16वीं 18th सेंचुरी में जो वाजिद अली शाह ने इसमें डेवलपमेंट की है, 16वीं सदी से लेके उसमें ठुमरी आ गए, गजल जो अरब शायरी से आई ये इसमें शामिल हो गया। तो सारी आप शायरी देखें, ठुमरी आ गई, सारे वो नफासत जो शायरी की थी वो कथक में आ गया, तो वो लखनऊ घराने का, घराने की शक्ल बन गई। जयपुर घराना जो था वो था वॉरियर। अब जयपुर को देखे, वो क्षत्रिय थे, वो वॉरियर्स थे, वो राजपूत थे, वो लड़ते थे। तो अगर ये जैसे ये स्वॉर्ड है ना, और ये शील्ड है, या ये शील्ड है सॉरी, और ये स्वॉर्ड है, ठीक है ना, ये शील्ड सामने, ये जयपुर था, और कथक लखनऊ में ये बन गया, ये बन गया। वाह, ये शील्ड है, ये स्वॉर्ड है, फिर स्वॉर्ड को फ्लैट किया और इसको खोला, और फिर ये बन गया लखनऊ घराने में, ये कथक की खास पहचान हो गई। फिर जब ये बनारस में था तो इनका एक रिलीजियस माइथोलॉजी में ज्यादा फोकस था, कवित्व में, देवताओं में, भजनों पे, कृष्ण पे, राधा पे, राम पे, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब देखो, अब एक और घराना मैं इसमें ऐड करूंगी कि हमारा लाहौर घराना भी बन गया। अच्छा, ब्रिलियंट। आप देख रहे हैं, इसका मुझे नॉलेज नहीं था जी, प्लीज बताइए लाहौर घराने का भी। ये है लाहौर घराना पाकिस्तान में बना क्योंकि कथक यहाँ आया, और आप देखें महाराज गुलाम हुसैन कथक अच्छन महाराज जी से सीखते थे, जो बिरजू महाराज जी के फादर थे, और उससे पीछे देखे तो तो कलकत्ती बिंदा दीन वाजिद अली शाह के दरबार में होते थे। दो भाई थे, उनकी दो लड़ियां चली, उनके एक लड़ी के बच्चों से
विजू महाराज जी, अच्छन महाराज जी के औलाद थे। अच्छन महाराज जी से जो महाराज कथक, जो नाहिद सिद्दीकी के भी उस्ताद है, जो हाँ मेरे जी। उस्ताद हैं, अच्छा, वो लाहौर आए, महाराज तो उन्होंने गुलाम लाहौर हुसैन, घराने को स्टार्ट महाराज गुलाम हुसैन भी लाहौर किया। घराने गुलाम से? हुसैन कथक, हाँ, गुलाम हुसैन का, महाराज गुलाम हुसैन कथक लखनऊ से लाहौर घराना बन गया। जी, ठीक ठीक ठीक, ओके, ये यूं बना, जी, क्योंकि देखो ना, हम सारे लाहौर के हाँ, हैं। जी, नाहिद सिद्दीकी भी लाहौर की, ऐसे बिल्कुल, फसियुर रहमान भी लाहौर की, वो भी करते महाराज के सीखे में। मेरे तो नाना गुरु थे, क्योंकि मैंने पहले नाहिद सिद्दीकी से सीखा, फिर उनसे फिर सीखा, उनसे, फिर इंडिया गई। हाँ, तो ये फिर बीना जवाद है, वो भी उन्होंने उनसे सीखा। बहुत सारे लोग, फिर नायला जी एक है, उन्होंने सीखा उनसे, महाराज गुलाम हुसैन कथक से। तो ये सारे लाहौर के, ये एक घर बना ना, एक द मोस्ट रीसेंट घराना इज लखनऊ, इज लाहौर घराना, जो अच्छा, पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान है। में। अच्छा, आप अब बता रही हैं ना, जैसे आपका अब यूट्यूब चैनल भी होगा और वो आप बुक भी लिख रही हैं। अच्छा, ये क्योंकि मैंने जी बड़ी जी रिसर्च की, तो मुझे अभी तक महाराज गुलाम हुसैन का लाहौर के घराने का नहीं इल्म हो सका, तो मैं ये कहूंगी हाँ। शायद मेरी नजर से नहीं गुजरा, या ये तो आपने ये जो आप विकिपीडिया पे जाएंगी तो महाराज गुलाम हुसैन आपको मिलेंगे विकिपीडिया पे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें, क्योंकि शोज में देखें आपसे भी मैं सीख रही हूँ, और हम लोग जो बातचीत और गपशप जो है, इसमें कितना एक तो चैरिश कर रही हूँ मैं आपकी गुफ्तगू को, और जो आप बकायदा, मुझे लग रहा है जैसे आप पूरा ये आपकी हाथों के पोस्टर्स, आपके फिंगर्स का, मैं तो उसको भी एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा आ रहा है नाहिद, थैंक यू। क्या मैं, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या, नाहिद निगहत, सॉरी निगहत, क्योंकि अभी पहले नाहिद की आपने कहा, कोई मेरा बात नहीं, क्योंकि नाहिद नाहिद सिद्दीकी मेरे उस्ताद भी तो है, तो मेरे लिए हाँ, एक वो, आजकल ना उनके साथ मैं नून थोड़ा नून सा आता है थोड़ा, ना, नून नून हाँ दोनों में, बिल्कुल। इसलिए, और हमेशा मेरे साथ हुआ कि नाहिद निगहत, हालांकि नाहिद जी से मैंने सीखा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर आजकल मैं ना पाली चंद्रा जी से सीख रही हूँ, और अच्छा, उनके साथ मैं ISTD का सिलेबस, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि कथक एक ऐसा इल्म है कि ना खत्म होने वाला, ट्रू, मतलब यू कीप लर्निंग। और पाली जी का जो अप्रोच है इज वेरी, वो एजुकेशनिस्ट है, वो फिलोसफी, उन्होंने अपनी एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ। तो मुझे लगता है कि वो जिस अप्रोच से आती है डांस कथक की तरफ, वो मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत रिसेंटली फॉर द लास्ट 3 or 4 years, बल्कि 3 साल से मैं उनसे तालीम ले रही हूँ, ऑनलाइन भी कर रही हूँ। उनका ऑनलाइन एक चैनल भी है, कथक ऑनलाइन, पाली चंद्रा एंड गुरु पाली चंद्रा। और उनके साथ आजकल ऑनलाइन क्लासेस भी मैं 2-3 साल से ले रही हूँ उनके साथ। मैंने अभी उनके साथ 2-3 सर्टिफिकेशंस की हैं। अभी मैंने एग्जाम देना, अब कोरोना आ गया तो आई डोंट नो कि इस साल देंगे, हो सकता है अगले साल दें, मगर मैं अपनी तालीम को आगे बढ़ा रही हूँ उनके साथ। आप देखिए, मुझे लगता है कि आप कथक में और वेरिएशंस लेके आ रही हैं, आपके जी, मतलब कोशिश एक कर, वक्त के साथ साथ जो है, और ये होना चाहिए, मतलब एक जी स्टेप बिल्कुल, से आगे स्टेप, अगले से अगले स्टेप, मजा तो फिर यही है ना, तभी वो आर्ट जी बिल्कुल, आर्ट फॉर्म जो है वो ग्रो करती है। तो ये बताइए कि बिल्कुल। इस रक्स को सीखना कितना मुश्किल है, अगर नए लोग जैसे आपको देख रहे हैं, कोई आपके और स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं, तो ये कितना मुश्किल है और कितना आसान है? देखो, इतना मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल लोगों ने इसको मुश्किल बना, पुराने लोग इसको बहुत मुश्किल है, मगर मुश्किल नहीं है। हम्म, अगर आपका पैशन हो, किसी भी चीज के लिए अगर पैशन हो, और आप उसको, हर चीज का ABCD है। देखो, आप फोटोग्राफी भी सीखेंगे, उसका भी ABCD है। हम्म, आप फिल्म मेकिंग सीखेंगे, उसका भी ABCD है। आप अच्छा लिटरेचर लिखेंगे तो उसके लिए भी कुछ उसके अल्फाबेट्स हैं। हम्म, तो हर चीज के अल्फाबेट्स हैं। तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर कोई चीज आप दिल से सीखना चाहते, एक लाइफ टाइम में सीख लो, चाहे हॉबी की शक्ल में, क्योंकि डांस इज नॉट जस्ट टू बी अ डांस क्लासिकल परफॉर्मर। इससे आपकी रूह को बहुत तस्कीन मिलती है, आपके जिस्म को बहुत एक फ्रीडम मिलती है, आपके जहन को फ्री करता है, आपको कनेक्ट करता है,
आपको ना आपकी एनर्जी जब शिफ्ट होती है तो आपके ब्लॉक्स खत्म होते हैं, एंड इट गिव्स यू अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, it physically makes you fit, and it's a great form to educate you. मतलब डांस एक सिर्फ डांस नहीं है, ये अलग बात है कि पाकिस्तान में इस बात को हम नहीं समझते, मगर डांस भी एक एजुकेशन, डांस थेरेपी हो रही है। इतने लोग डांस को इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, देयर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस हैं हर फॉर्म में, हर परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा थेरेपी की तरफ चला गया, म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, एक्टिंग थेरेपी, पे आर्ट थेरेपी, इतना कुछ। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। तो जिसका भी जो दिल चाहे, मैं तो ये मशवरा दूंगी कि जरूर सीखें, जहां भी हो दुनिया में जरूर जाएं, सीखें और इस शौक को पूरा करें। इट विल डेफिनेटली, एक साल भी कर ले तो आपकी जिंदगी में बहुत खूबसूरत एक चेंज लेकर आएगा। आई बिलीव दैट। यू आर वेरी राइट, क्योंकि मेरा जो है, अब ये बात वही आ जाती है ना, अवेयरनेस की बात हो जाती है कि हमारे यहाँ अभी आप तो खुद क्योंकि इधर इंग्लैंड में रही हैं, तो यहाँ पे आप देखें हमारी जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल तक ये पूरा एक थेरेपी के तौर पे भी, हमारे सोशल उसमें कोई मेंटल हेल्थ वाले कोई सिचुएशन है वहां पे भी ये आपको, ये जितनी भी आर्ट फॉर्म है, इवन डांसिंग में हमारे I worked for a few years in junior section, तो उसमें बैले डांस जो है कितना प्यारा बच्चों को सिखाया जाता है। सिस्टम है ना, मतलब कि वो वेस्ट में समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट में एक चाइल्ड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, हेल्प्स यू ग्रो, इट हेल्प्स यू स्ट्रेच। आपकी म्यूजिक थेरेपी से साउंड का एक थेरेपी आपको मिल रही, आपको एक्टिंग से या ड्रामा करने से आपको एक मतलब स्पीच थेरेपी मिल रही है, आपको एक रोल इनैक्टमेंट कैसे करते हैं, आप एक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटीज को कैसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज टीचिंग यू हाउ टू हैंडल योर इमोशंस, हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। तो वहाँ वेस्ट में इसकी बहुत अहमियत है, मैंने आपको बताया हिंदुस्तान में भी बहुत अहमियत है, बहुत बहुत। मतलब आई विश कि ये चीजें हमारी सोसाइटी में भी स्कूल के लेवल पे आपको, और आप देखें बहुत इट मेक्स अ बिग डिफरेंस उनको। अब हम जैसे अभी अभी तो खैर मैं जूनियर स्कूल में नहीं हूँ, लेकिन ये कि जूनियर स्कूल के बच्चों में 4 years 5 years के बच्चे, और वही सारी उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बिल्डिंग होती है फर्स्ट 5 years। तो टाइम का पता ही नहीं चलता जी। मैं आपको सॉरी बताना चाह रही हूँ कि लाहौर में और खास करके स्कूलों में, LGS के स्कूलों में अब स्टार्ट हो चुका है, तो हाँ स्टार्ट हो चुका है, म्यूजिक भी सिखाया जा रहा है, और माशाल्लाह हमारा जो LGS है गालिब मार्केट में लाहौर में है, बीना जवाद, माई सेल्फ एंड हमाद रशीद, एक बहुत खूबसूरत डांसर, कथक डांसर यहाँ पे सिखाते भी हैं, यंग है, अपकमिंग है। हमने मिलके एक सिलेबस, कथक का सिलेबस LGS 1A1 लाहौर में दिया है, एंड वी आर फॉलोइंग दैट सिलेबस एंड इट्स वेरी सक्सेसफुल। वेरी गुड, वेरी ये भी तो एक स्टेप फॉरवर्ड है ना, ये भी वही मैं कह रही हूँ ना कि आप उसको एक और हार्ड स्टेप की तरफ लेके गए। निगहत यार, टाइम इतनी जल्दी गुजर गया, अभी 1 मिनट रह गया। ओ माय गॉड, आपसे मैं ना लास्ट क्वेश्चन सिर्फ जो मेरा मेरा क्वेश्चन है, मैं जरूर करना चाहूंगी। आई विश कि बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास, हम इसके लिए बहुत टाइम होना चाहिए था, मजा नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताइए, ये आपका फील्ड, आपका स्पेशल, मैं इसको मिस्टर डांस फील करती हूँ, मैं आपको सही जो बात बताऊं, मैं इसको दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी फॉर्म। ये किस तरह से वर्ल्ड में पीस, मोहब्बत और टॉलरेंस, जिसकी हमारी वर्ल्ड को जरूरत है, कैसे इसके जरिए आप ये 3 चीजें प्रमोट कर सकती हैं? ये देखिए, मैं क्यों तारीख में बार बार जाती हूँ, कथक एक वाहिद फॉर्म है जिसमें चक्कर लिए जाते हैं हमारे साउथ एशिया में। बाकी अगर साउथ इंडियन फॉर्म्स देखिए तो चक्कर नहीं काटते, एक चक्कर लेके रुकते हैं हम लोग, चक्कर चक्कर चक्कर। और ये चक्कर कहाँ से आया? रूमी से, 13वीं सदी रूमी से आया। और रूमी कौन है? एक मिस्टिक है, एक सूफी है, सूफी। और वर्लिंग का जो कॉन्सेप्ट है इज द कनेक्शन, एवरीथिंग इज साइक्लिक। तो मेरे ख्याल में मेरी कोशिश हमेशा रही कथक में
कि मैं वो सूफी अंदाज लेकर आऊं। हम लोग सूफी पोएट्री को लेते हैं और बाबा बुल्ले शाह को, शाह हुसैन को, अब्दुल बिटाई को, मतलब इन सूफियों को, रूमी की पोएट्री को के जरिए मैंने बहुत सारे मैसेजेस कथक के थ्रू हमने परफॉर्म किया। और अगर आप देखेंगे मेरे काफी यूट्यूब में, मेरे चैनल पे आप मेरे वीडियोस देखेंगे कि मैंने अपने अंदाज का भी मेरा कंपनी है विच इज सूफी कथक डांस कंपनी है, और उसमें हमने बहुत सूफी थॉट को प्रमोट किया है, क्योंकि आई फील ये जो आप बात करी पीस, टॉलरेंस, ह्यूमैनिटी, लव, ये मैसेज मैं हमेशा अपने रेडिकल काम के साथ साथ, मतलब जैसे दौर चला जा रहा, उसको हमने बहुत प्रमोट किया और बहुत उसको हमने परफॉर्म किया लोगों को बताने के लिए। और मतलब कि इवन इन द वेस्ट, बिकॉज सूफीज्म एक ऐसी चीज है जो रिलीजन से ऊपर जाता है। रिलीजन को मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से आपको डायरेक्ट प्यार में ले जाता है, आपको कास्ट, क्रीड, कलर में नहीं लेके जाता, आपको लव पे लेके जाता है। लव इज गॉड। तो हमेशा मेरे कथक के रेpertoire में एक हिस्सा बहुत अहम है, और अभी भी बहुत सारी चीजें डेवलप कर रही हूँ। रूमी पे काम कर रही हूँ काफी, और भी चीजों पे, शाह हुसैन पे, और कुछ LGS मेरे बच्चों के साथ ना जो जिनको मैं सिखाती हूँ, उनको भी ये चीजें सिखाती हूँ बहुत ज्यादा। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच निगर, इतना मजा आया। थैंक यू सो मच। इसी तरह आपका काम, मैं आपकी होस्ट तो आज हुई हूँ, बट आई एम वेरी ओल्ड फैन ऑफ यू। मैं आपको फॉलो करती हूँ, आपके चैनल को, आपके वीडियोस को। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन इसलिए किया था कि मैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इसको पाकिस्तान में एक डांस का लफ्ज इस्तेमाल कर, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये क्या आपको कहाँ ले जाती है, और ये वो ताल्लुक है जो यहाँ पे खुदा है हमारे साथ, और वहाँ मोहब्बत की तरफ फरसा। थैंक यू सो मच। आई एम रियली, थैंक यू सो मच। थैंक यू शुगुफ्ता, इट वाज एन ऑनर, आई एंजॉयड एवरी मिनट। और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू।